तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो फिर से रहेगी रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमने रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स की एक पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि डेली मैं आपको 5 ब्लैंक्स कराता हूँ। और कहाँ से? वो भी प्रिडिक्शन से। ठीक है, यानी कि प्रिडिक्शन सबसे पहले कवर कर रहे हैं। प्रिडिक्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70-80% आपकी रीडिंग रिपीट हो जाती है मेन एग्जाम में यहीं से ही। और 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो हर एक वीडियो में अपने 5 ब्लैंक्स कवर किए हुए हैं, यानी कि 15 ब्लैंक अपने ऑलरेडी हुए पड़े हैं। तो यानी कि आज आपका 16th ब्लैंक से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ये कोरोलेरी वाला, इंपॉर्टेंट कोरोलेरी वाला। तो इस सीरीज में होता क्या है कि डेली मैं आपको 5 ब्लैंक कराता हूँ। हर एक वर्ड का, हर एक वो कैप का आपको मीनिंग बताता हूँ। इवन अगर कोई टेक्स्ट के बीच में से कोई मुश्किल वर्ड आता है, ठीक है, जैसे ये है, इनके भी मीनिंग बताता हूँ ताकि टेक्स्ट को समझने में आसानी हो। कोई कोलोकेशन अगर इम्प्लीमेंट हो रही है तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी होती है या इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। अगर कोई ग्रामर रूल लगता है तो वो किस तरीके से लगाया जाता है। फिर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से काम करती है, ट्रांसलेशन किस तरीके से करना होता है, हर एक चीज मैं आपको खुद करके दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको बहुत ईजी वे में समझाने की। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस चैनल पे तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप इसी ब्लैंक से, जो कि है इंपॉर्टेंट कोरोलरी वाला। तो और अपनी नोटबुक्स और पेन निकाल के रख लेना ताकि हर एक वर्ड का मीनिंग नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखो, इंपॉर्टेंट कोरोलरी के ऊपर है। कोरोलरी क्या होती है, पहले तो इसका मीनिंग देखो। कोरोलरी का मीनिंग होता है कोई रिजल्ट, कोई आउटकम वगैरह। ठीक है, तो वो चीज है। एन इंपॉर्टेंट कोरोलरी भी महत्वपूर्ण रिजल्ट ऑफ दिस फोकस ऑन लैंग्वेज, भी भाषा पर जो ये फोकस है ना, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है ना, उसके बारे में बात कर रहा है। और ये फोकस क्या है, और उस फोकस के बारे में आगे बात करेगा। एज द विंडो टू लीगल एपिस्टेमोलॉजी इज द सेंट्रल रोल ऑफ डैश। क्या कह रहा है भी, एपिस्टेमोलॉजी की तरफ जाने का जो रास्ता होता है ना, उसमें जो सबसे सेंट्रल रोल होता है ना, वो डैश का होता है। सेंट्रल रोल मतलब जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ना, वो डैश का होता है। अभी एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? एपिस्टेमोलॉजी होती है हमारे शास्त्र, लिखित शास्त्र, जिनसे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। ठीक है, और विंडो का यूज यहाँ पे रास्ते के रूप में कर रखा है। जैसे आप कहते हैं ना कि 10 दरवाजे बंद हो गए, 100 दरवाजे बंद हो गए, तो एक कोई खिड़की खुली रहती है। ठीक है, कोई एक विंडो खुली रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी विंडो एक रास्ते के रूप में यूज कर रखा है। भी शास्त्रों की तरफ बढ़ने का, भी एक कानूनी शास्त्रों की तरफ बढ़ने का जो एक रास्ता होता है ना, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है ना, वो डैश का होता है। वो डैश देखना भी किसका ज्यादा रोल होता है, डिस्कोर्स का, इपोज का, डायलेक्ट का, या एक्वाइंटेंस का। एक्वाइंटेंस क्या होती है? जान पहचान, परिचय, इंट्रोडक्शन। डायलेक्ट क्या होती है? कोई ऐसी भाषा जो बहुत ही छोटे लेवल पे बोली जाती है। ठीक है, भाषा कह लो या बोली कह लो, किस तरीके से। जैसे हिंदी है, हिंदी एक बड़े लेवल पे बोली जाने वाली भाषा है और जिसकी अपनी एक लिपि है, जैसे कै ख ग। पंजाबी है, इसमें क्या होती है? उड़ा एड़ा होता है ना। इंग्लिश होती है, इसमें एबीसी होती है। लेकिन अब आ जाओ हरियाणवी पे। हरियाणवी एक हरियाणा में पूरे एरिया में बोली जाती है और आसपास भी बोली जाती है, लेकिन इसकी कोई अपनी लिपि नहीं होती। ये सिर्फ एक बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, इसके अपनी कोई एक अक्षर नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से जो हरियाणवी होती है, एक डायलैक्ट है। ऐसे भी और कई तरीके के डायलैक्ट होते हैं, जो कई कई अलग अलग स्टेट्स में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इपोज। इपोज क्या होती है? युग, एरा, कोई एरा, युग, टाइम से रिलेटेड है ये वर्ड। नेक्स्ट है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मीनिंग क्या होता है? उपदेश, प्रवचन। जैसे आप कहते हैं ना, स्वामी जी ने उपदेश दिए, प्रवचन दिए। ठीक है, तो वो चीज है। तो अब देखो, ज्ञान की तरफ बढ़ने का जो रास्ता होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो किसका होता है? ऑब्वियस सी बात है, उपदेशों का ही तो होगा, क्योंकि उपदेशों से तो हमें ज्ञान मिलता है। ठीक है, प्रवचनों से ज्ञान मिलता है, तो वो चीज है। इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से। द डैश, क्या डैश देखो, विशेष रूप से डैश दैट पीपल होल्ड अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? विशेष रूप से वो चीज जिसमें लोग सोचते हैं अभी भाषा किस तरीके से काम करती है। ठीक है, हाउ लैंग्वेज वर्क्स। पीपल होल्ड मतलब भी लोगों का मानना है, भी लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? डैश देखो, डेविएशन, बस, बस मर्च, कंसेंट या आइडियाज। आइडियाज क्या होते हैं? विचार वगैरह। ठीक है, लोगों के विचार। कंसेंट क्या होते हैं? सहमति, मर्जी। बसमर्च क्या होता है? गंदा करना, मैला कर देना। डेविएशन क्या होती है? मूव हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना, प्रस्थान कर जाना, या डिपार्चर कह लो। तो obvious सी बात है, जब लोगों के मानने की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आइडियाज। आइडियाज का मीनिंग क्या होता है? विचार। भी विशेष रूप से वो विचार जिसमें लोग मानते हैं भी भाषा किस तरीके से काम करती है। यानी कि अगर हम कहीं भी लोगों का ये मानना है, लोगों का ये विचार है,
तो एक ही चीज है, ठीक है, तो वही चीज है। द आइडियाज दैट पीपल होल्ड अबाउट हाउ लैंग्वेज वर्क्स, भी किस तरीके से भाषा काम करती है, कंबाइन विद, साथ मिलके, किसके साथ, अब वो बताना है, डैश स्ट्रक्चरिंग टू क्रिएट पावरफुल ओपन अनकॉन्शियस फैक्ट। भी भाषा किस तरीके से डैश स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चर मतलब भी संरचना, भी भाषा किस तरीके से डैश संरचना के साथ मिलकर काम करती है और इतना पावरफुल और अनकॉन्शियस इफेक्ट डालती है। ठीक है, पावरफुल तो मतलब भी कोई तगड़ा इम्पैक्ट डाल देना, इफेक्ट डाल देना। अनकॉन्शियस मतलब भी कोई ऐसा इफेक्ट भी जो सामने वाले पे पड़ भी जाए और उसको पता भी ना चले भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ गया। ठीक है, वो चीज। मैंडेटरी, मैंडेटरी क्या होता है, कोई चीज कंपल्सरी, अनिवार्य, अनिवार्य संरचना, सेंस तो बना रही है। लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक क्या होता है, भाषीय, ठीक है, भाषा से जुड़ी हुई कोई चीज, भाषीय संरचना, सेंस तो ये भी बना रहा है। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट क्या होती है, वैध, कानूनी, लीगल, ठीक है, लीगल संरचना कह लो या कानूनी संरचना कह लो, सेंस तो ये भी बना ही रहा है। कस्टमरी क्या होती है, कोई पुराने रीति रिवाज वाली, ठीक है, प्रथा से जुड़ी हुई, पुराने रीति रिवाज से जुड़ी हुई संरचना। तो सेंस तो नॉर्मली ये भी बना रहे हैं। ठीक है, तो नहीं, सेंस तो चारों ही बना रहे हैं, लेकिन अब इसमें आंसर क्या आएगा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत हो इसमें, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरिंग। क्यों, अभी देखो नॉर्मली सेंस ये सबके साथ बना रहा है, लेकिन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरिंग क्या है, एक पूरी की पूरी फील्ड होती है। फील्ड किस तरीके से, एक ऐसी प्रोसेस होती है, कह लो एक फील्ड होती है जिसमें क्या किया जाता है, लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च किया जाता है। ठीक है, किस तरीके से, सपोज करो साइंटिस्ट होते हैं, वो कोई भी एक लैंग्वेज ले लेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे भी इसकी आज तक की क्या हिस्ट्री रही है, इसका क्या रोल रहा है अलग अलग देशों में, लोगों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और किस तरीके से इंग्लिश का बोलने का लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या उसका लैंग्वेज का पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है, इतना पावरफुल नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं साइंटिस्ट इस प्रोसेस में, कौन सी, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चरिंग में। सपोज करो एक इंग्लिश बोलने वाला बंदा गांव के एरिया में चला गया और उसने किसी अनपढ़ से बंदे के आगे कोई चार इंग्लिश में लाइन बोल दी। अब वो गांव का बंदा जो इतना नहीं पढ़ा लिखा, उसके ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो यही सोचेगा भी बहुत पढ़ा लिखा बंदा है। अब उस पर ये क्या हुआ, एक पावरफुल इम्पैक्ट पड़ा, और वो भी कैसा, अनकॉन्शियस, यानी कि पावरफुल तो था ही, वो सोचने पे मजबूर हो गया भी, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा बंदा हुआ है ये सामने वाला, और उसको पता भी नहीं चला भी उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा है किसी चीज का। ठीक है, तो वो चीज होती है अनकॉन्शियस इफेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारे आंसर्स। नेक्स्ट करते हैं। देखो, द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट इन मॉडर्न सोसाइटी मीन्स, क्या कह रहा है भी, मॉडर्न सोसाइटीज में जो आर्टिफिशियल लाइट का वाइड स्प्रेड यूज होने लग गया ना, भी बहुत बड़ी मात्रा में यूज होने लग गया है। मीन्स भी उसका क्या मतलब है, डैट जो लाइट पोल्यूशन है ना, इज एन इंक्रीजिंगली कॉमन फीचर ऑफ एनवायरमेंट्स ह्यूमन इनहैबिट, भी जो लाइट पोल्यूशन है ना, वो बहुत ही एक बढ़ता हुआ कॉमन फीचर है। ठीक है, बढ़ता हुआ एक कॉमन फीचर है उस पर्यावरण का जहाँ पे इंसान रहते हैं, ह्यूमन इनहैबिट मतलब भी जहाँ पे इंसान रह रहे हैं। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन इज डैश हाई इन कोस्टल रीजन्स ऑफ ट्रॉपिक एंड टेम्परेचर जोन्स। अब क्या कह रहा है भी, इस तरीके का जो पोल्यूशन होता है ना, वो डैश हाई होता है कहाँ पे, उन कोस्टल रीजन्स में। कोस्टल रीजन्स यानी कि तटीय इलाके जो समुद्र के पास होते हैं, भी वो तटीय इलाके जो ट्रॉपिक और टेम्परेचर जोन्स के अंडर आते हैं। अब ये ट्रॉपिक और टेम्परेचर जोन्स कौन से होते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगी समझने में। अब ये देखो, ये है हमारी पूरी पृथ्वी, ठीक है। अब ये इसके एक इक्वेटर लाइन होती है जो बिल्कुल बीच में रहती है, ठीक है, पृथ्वी के, ठीक है। अब इस लाइन के थोड़ी सी ऊपर वाली लाइन और थोड़ी सी ये नीचे वाली लाइन, अब इसके बीच में जो एरियाज आते हैं ना, वो सारे होते हैं ट्रॉपिकल जोन्स। और यानी कि इस एरिया की जो पॉपुलेशन होती है ना, वो दूसरे एरियाज के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा हाई होती है। और ये तो है ट्रॉपिक जोन, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन। अब एक होते हैं टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन कौन से होते हैं, जो थोड़े से ऊपर, ये वाली लाइन है ना, इससे थोड़ी सी ऊपर और नीचे भी थोड़ी सी नीचे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूएसए हो गया, ये चाइना वगैरह आ गया, और इंडिया का भी अब प्रपोर्शन आ गया। इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया नीचे से आ गया, ठीक है, और ये थोड़ा सा साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा नीचे का पार्ट। ठीक है, यानी कि जो ज्यादातर पॉपुलेशन है दुनिया की इस एरिया में रहती है, ट्रॉपिक जोन में, और थोड़ी सी कम इससे कहाँ रहती है, टेम्परेचर जोन्स में रहती है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा चलते हैं अपने पैसेज पे। ठीक है, तो आपने देख लिया, अब देखते हैं जो इस तरीके का पोल्यूशन होता है ना, वो डैश हाई होता है कहाँ पे, कोस्टल रीजन्स में जो ट्रॉपिक और टेम्परेचर जोन्स में आते हैं। मीनिंग देखते हैं, एक्सेप्शनली, एब्सोल्युटली, कंप्लीटली या रेयरली। एक्सेप्शनली क्या होता है, विशेष रूप से, ठीक है। एब्सोल्युटली क्या होता है, 100% श्योर। अगर मैं कहूँ भी क्या आप मेरे साथ चलोगे, कहेगा एब्सोल्युटली, मतलब भी 100% श्योर है भी वो जाएगा ही जाएगा। कंप्लीटली मतलब पूरे तरीके से। रेयरली मतलब कभी कभार।
अब देखो इस तरीके का पोल्यूशन रेयरली होता है, रेयरली ही हाई होता है। अब रेयरली कब आता है, जब वो सिर्फ टेम्परेचर जोन्स की बात करता है, जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठीक है, लेकिन वो तो दोनों एरियाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीटली, कंप्लीटली हाई, कंप्लीटली हाई यानी कि 100% हाई। अब ये चीज कहाँ पे होती, अगर वो खाली ट्रॉपिकल एरिया की बात कर रहा होता है, लेकिन वो तो दोनों की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो बचा क्या, सिर्फ एक्सेप्शनली, यानी कि विशेष रूप से हाई हो सकता है, यानी कि किसी एरिया में हाई हो भी सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब वो दोनों ही जगह की बात कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता। क्या पता इसके कुछ एरिया में ज्यादा हो, क्या पता इसके एरिया में कुछ कम हो, ठीक है, तो वो चीज है, यानी कि विशेष रूप से हाई हो सकता है, भी जरूरी नहीं है 100% होगा, और ऐसा भी नहीं है बहुत कम होगा, ठीक है। एज दीज आर एरियाज ऑफ हाई रेट्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेटलमेंट्स, क्योंकि इन एरियाज में जो पॉपुलेशन होती है हाई भी होती है और सेटलमेंट्स भी होते हैं, यानी कि लोगों के घर भी बहुत होते हैं। लाइट पोल्यूशन इज अ थ्रेट फॉर मैनी स्पीसीज इन दैट इनहैबिट दिस लोकेशन, जो क्या कह रहे हैं, जो लाइट पोल्यूशन होता है वो खतरा होती है भी काफी स्पीसीज के लिए जो इन एरियाज में रहती है। पर्टिकुलरली दोज हुज इकोलॉजी और बिहेवियर डिपेंड्स डैश ऑन नेचुरल साइकिल्स ऑफ लाइट एंड डार्क। क्या कह रहा है, अभी खास करके वो सारे जानवर जिनकी इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब जिनकी सिचुएशन और बिहेवियर डिपेंड करते हैं, यानी कि निर्भर करते हैं किस पे, डैश डैश नेचुरल साइकिल पे, यानी कि डैश तरीके से नेचुरल साइकिल पे डिपेंड करते हैं, वो भी लाइट के। यानी कि लाइट पोल्यूशन तो उनकी जिंदगी के लिए खतरा है, ऑब्वियस सी बात है। वो बचे किस पे, यानी कि डिपेंड किस पे करेंगे, नेचुरल लाइट पे, यानी कि सूरज की रोशनी पे डिपेंड करते हैं। तो वो सूरज की रोशनी पे किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो बताना है। इन नो वे मतलब क्या होता है भी, किसी भी तरीके से नहीं डिपेंड करते। अब एक चीज देखो इसकी क्या सेंस बनी, उसने कह दिया भी लाइट पोल्यूशन तो थ्रेट है उनके लिए, यानी कि इस पे तो डिपेंड नहीं करेंगे, तो डिपेंड किस पे करेंगे, सूरज की लाइट पे, नेचुरल लाइट पे। तो नेचुरल लाइट पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड करेंगे ही ना वो। अब ये कह रहा है भी किसी भी तरीके से नहीं डिपेंड कर रहे, यानी कि ये तो नहीं आएगा आंसर, ऑब्वियस सी बात है गया। इन सम वे मतलब किसी तरीके से, ठीक है, ये तो कंप्लीट सेंस बना रहे हैं, यानी कि आंसर ये आ सकता है। आगे देखते हैं, बाय द वे, बाय द वे क्या होता है, वैसे। अब ये वाला ऑप्शन कब आता, जब ये दोनों ही सिचुएशन उसके फेवर में होती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं वैसे कॉफी भी पी लेता हूँ लेकिन मैं चाय पीऊंगा आज, ठीक है, यानी कि दोनों ही सिचुएशन फेवर में होती है। लेकिन ये तो क्या कह रहा है भी लाइट पोल्यूशन तो उसके लिए थ्रेट है, किनके लिए, कुछ इकोलॉजी भी, कुछ जानवरों की इकोलॉजी के लिए और बिहेवियर के लिए। यानी कि ये ऑप्शन तो कब आता है, जब दोनों ही सिचुएशन फेवर में होती है, लाइट पोल्यूशन भी और ये नेचुरल लाइट भी। यानी कि यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही सिचुएशन फेवर में है, कौन सी, नेचुरल लाइट वाली, यानी कि ये भी आंसर नहीं आएगा। और इन सम वेज कुछ नहीं होता, रॉन्ग सेंटेंस है, सही सेंटेंस सिर्फ ये होता है, या कह सकते हो सही पेयर सिर्फ ये होता है, इन सम वे, यानी कि कुछ तरह, किसी तरीके से, यानी कि किसी तरीके से। तो ये आएगा हमारा ऑप्शन, यानी कि जिनकी सिचुएशन किसी ना किसी तरीके से नेचुरल साइकिल पे डिपेंड करती है। Artificial light is known to have detrimental effect on the ecology of sea turtles, particularly at hatchling stage when they emerge from nest। क्या कह रहा है, अभी जो आर्टिफिशियल लाइट होते हैं ना उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं, यानी कि बहुत खतरनाक इफेक्ट होते हैं। तो लिख लेना इस मीनिंग को भी, डेट्रीमेंटल मतलब भी हानिकारक, खतरनाक इफेक्ट होते हैं, किन पे, सी टर्टल्स पे, खास करके उस स्टेज में जब वो अंडे फूटने वाली स्टेज होती है, हर हैचलिंग स्टेज मतलब भी जब अंडे फूटने वाली स्टेज होती है। एंड दे इमर्ज फ्रॉम नेस्ट्स ऑन नेटल बीचेस, जब वो अंडों से बाहर आते हैं, कहाँ पे, नेटल बीचेस पे। नेटल बीचेस कौन से बीचेस होते हैं, जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत होती है, यानी कि लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड हेडेड टुवर्ड द सी, और वो समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। अंडर नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशन मतलब भी नॉर्मली आमतौर पर तो जो टर्टल्स होते हैं हैच प्रीडोमिनेटली एट नाइट, प्रीडोमिनेटली मतलब मेनली, भी जो टर्टल्स होते हैं, भी जो टर्टल्स के अंडे होते हैं वो ज्यादातर तो रात को फूटते हैं। अब एक चीज देखो, दो तरह के कछुए होते हैं, एक तो होते हैं टोटोइस और एक होते हैं टर्टल्स। जो टर्टल्स होते हैं वो तो रहते हैं समुद्र में, और जो एक होते हैं टोटोइस वो रहते हैं हमेशा जमीन पे, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। Although some early mornings and late afternoon emergence occur, क्या कह रहा है भी, ज्यादातर तो जो अंडे होते हैं रात को फूटते हैं, लेकिन कभी कभी वो दिन में भी फूट जाते हैं और दोपहर को भी फूट जाते हैं, ठीक है। एंड शो एन इनेट वेल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन टू द वॉटर। अब ये देखो, इनेट क्या होता है, जो चीज हमें जन्मजात मिली होती है, ठीक है, कुदरती ही मिली होती है। वेल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन टू द वाटर, ओरिएंटेशन क्या होता है, उनका इंटरेस्ट। क्या कह रहे हैं भी, जो उनका इंटरेस्ट होता है ना पानी की तरफ, वो इतना वेल डायरेक्टेड होता है और जन्मजात ही होता है, यानी कि वो जन्मजात पैदा होते ही पानी की तरफ भाग जाते हैं। अब क्यों भागते हैं वो आगे बताएगा। डैश
मोस्टली ऑन लाइट क्लूज, भी वो लाइट क्लूज पे डैश करते हैं। क्या करते हैं वो लाइट क्लूज पे? डैट अट्रैक्ट देम टुवर्ड द ब्राइटर होरिजन अबव द सी सरफेस, भी जो उनको सी सरफेस की तरफ अट्रैक्ट करता है। ब्राइटर होरिजन यानी कि चमकता हुआ क्षितिज। आपने देखा होगा ना, जो सूरज की रोशनी होती है वो समुद्र पे पड़ती है और समुद्र चमकना स्टार्ट कर देता है। तो वही चीज है, क्या कह रहा है अभी, जो कछुए होते हैं ना, टर्टल्स होते हैं, उनको ये जो रोशनी होती है ना, वो उनकी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि समुद्र की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो टर्टल्स इस रोशनी पे क्या करते हैं, अब वो बताना है। इम्पोज करते हैं, फिगर करते हैं, रिलाई करते हैं, पोरिंग करते हैं, पोर करते हैं। अब इनके मीनिंग देखो। इम्पोज क्या होता है? कोई चीज थोपना किसी पे, ठीक है, वो रोशनी पे थोपते हैं, इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। फिगरिंग क्या होती है? कल्पना करना, वो रोशनी पे कल्पना करते हैं। इसकी भी सेंस नहीं बनती। नेक्स्ट है रिलाई, रिलाइंग, रिलाई क्या होता है? निर्भर करना, वो रोशनी पे निर्भर करती हैं। ठीक है, ये तो सेंस बना ही रहा है। और किस तरीके से निर्भर करते हैं अभी उसने बता भी दिया। भी जो रोशनी होती है वो जब समुंदर पर पड़ती है और समुंदर से एक चमक निकलती है, और वो चमक उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि वो रोशनी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ताकि वो पानी की तरफ खींचे चले जाएं। क्योंकि उनको सारी उम्र पानी में तो गुजारनी होती है। टर्टल्स होते हैं ना, वो टोटोइस थोड़ा थोड़ा ना होते हैं, टर्टल्स होते हैं, और उनको पानी में ही सारी उम्र गुजारनी होती है, यानी कि तो वो रोशनी पर निर्भर करते हैं। ये तो सेंस 100% बना रहा है। नेक्स्ट क्या है? पोरिंग। पोरिंग क्या होती है? घनघोर। ठीक है, घनघोर जैसे मूसलाधार, जैसे बारिश होती है ना, मूसलाधार घनघोर बारिश, तो वो घनघोर निर्भर करते हैं। इसकी तो सेंस ही नहीं बना रहा। तो बचा क्या? सिर्फ रिलाई, यानी कि वो लाइट पे रिलाई करते हैं, यानी कि निर्भर करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स ऑन बीचेस इज स्ट्रांगली अट्रैक्टिव। क्या कह रहा है अभी? जो आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, कहाँ पे? बीच में, वो इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्टिव होती है टू हैचलिंग्स, किन के लिए? उन बच्चों के लिए जो अंडों से निकल रहे होते हैं। अब आपने देखा होगा ना, जो बीच के पीछे घर बने होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, रोड्स होती हैं, इसके अलावा लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं, वहां से इतनी रोशनी आती है, और वो रोशनी बहुत चमकदार होती है। एंड कैन कोस डैश अवे फ्रॉम द सी, वो क्या करती है? कारण बन जाती है डैश का, अवे फ्रॉम द सी, भी समुंदर से परे चले जाने के लिए। कोस दैम टू मूव अवे, भी वो कारण बनती है उनका समुंदर से परे चले जाने के लिए। किनका? दैम, यानी कि कछुओं के। ठीक है, तो सेंस तो बना ही रहा है। कोस इट टू मूव अवे, भी वो इनके समुंदर से उधर जाने का कारण बन जाती है। सेंस तो ये भी बना रहा है। अब यहाँ पे देखो, इट है, तो इट किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। लेकिन कछुए तो लिविंग थिंग है, यानी कि ये वैसे बेशक सेंस बना रहा हो, लेकिन ग्रामरली ये गलत है। ठीक है, कोज विच टू मूव अवे, वो कारण बनता है किनके अवे चले जाने का। विच मतलब भी किनके इधर उधर चले जाने का, इसकी तो सेंस नहीं बना रहा। कोज डैट टू मूव अवे, वो कारण बनता है कि इधर उधर चले जाने का, ये भी सेंस नहीं बना रहा। तो बचा क्या? सिर्फ कोज डैम टू मूव अवे, यानी कि जो ये आर्टिफिशियल लाइट होती है ना, वो कारण बनती है टर्टल्स के इधर उधर चले जाने का, यानी कि उनके इधर उधर चले जाने का कारण बन जाती है। ठीक है, तो ये है इनका आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, कैथरीन म्यूज से रिलेटेड है ये, इसको पढ़ के देखते हैं। ओरिजिनली ये नैनी, यहाँ से ये सीधा यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नैनी कौन होते हैं? जो बच्चों का ध्यान रखती हैं। ठीक है, जैसे ग्रैंड मदर्स होती है ना, जो बच्चों का ध्यान रखती है, तो उन्हें कहते हैं नैनी। म्यूज इज नाउ पेरेंटिंग कंसल्टेंट। क्या कह रहा है अभी? जो म्यूज है ना, ये कैथरीन म्यूज, अब ये पेरेंटिंग कंसल्टेंट है। एडवाइजिंग कपल्स प्राइवेटली ऑन चेंजिंग देयर चाइल्ड बिहेवियर, जो पेरेंट्स को या कपल्स को एडवाइस करती है किसके बारे में? उनके बच्चों के जो बिहेवियर चेंज हो रहा है ना, उसके बारे में। और प्राइवेटली करती है, प्राइवेटली मतलब उसका खुद का ऑफिस है, वहां पे बुला के कर रही है। डैश डूइंग कॉर्पोरेट सेमिनार्स फॉर वर्किंग पेरेंट्स, इसके अलावा वो क्या कर रही है? कॉर्पोरेट सेमिनार्स भी कर रही है, किन के लिए? जो पेरेंट्स वर्किंग है, यानी कि जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए। सेमिनार्स तो क्या हो गया भी? एक बड़ा सा हॉल है, वहां पे कई सारे पेरेंट्स बैठे होंगे, वो इनसे क्वेश्चन पूछेंगे कैथरीन म्यूज से, और ये उसको आंसर देंगी। प्राइवेटली मतलब भी खुद के ऑफिस में बुला के कंसल्ट करना, भी उनको राय देना। अब देखते हैं ऑप्शंस। एज लॉन्ग एज, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, या एज वेल एज। मीनिंग देखते हैं। एज लॉन्ग एज क्या होता है? जब तक की। इन ऑर्डर टू क्या होता है? ऐसा चाहते हो। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? के बजाय। एज वेल एज क्या होता है? एंड का सिनोनिम होता है, यानी कि और। यानी कि एज लॉन्ग एज यानी कि जब तक की वो प्राइवेटली कंसल्ट करती थी, जब तक कि वो कॉर्पोरेट सेमिनार करती है पेरेंट्स के लिए। कोई सेंस ही नहीं बना रहा। इन ऑर्डर टू, वो प्राइवेटली कंसल्ट करती है पेरेंट्स को, अगर ऐसा चाहते हो वो सेमिनार कर रही है, तो इसकी भी सेंस नहीं बनती। इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या होता है? के बजाय।
भी वो कॉर्पोरेट सेमिनार करने की बजाय प्राइवेटली कंसल्ट करती है, या वो प्राइवेटली कंसल्ट करती है माँ बाप को अभी कॉर्पोरेट सेमिनार करने की बजाय। तो इसकी तो सेंस बना ही रहा है। और एज वेल एज यानी कि एंड भी वो प्राइवेटली कंसल्ट भी कर रही है माँ बाप को और कॉर्पोरेट सेमिनार भी कर रही है। ठीक है, तो सेंस तो इसकी भी बना रहा है। तो अब इन दोनों में से क्या आएगा, यानी कि फर्स्ट दो तो आएगी नहीं, इनकी दोनों की तो सेंस ही नहीं बन रही। आएंगे कहाँ से, लास्ट दो में से। अब इन दोनों में से क्या आएगा, एज वेल एज। क्यों, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ हमेशा फुल स्टॉप के बाद आता है। ठीक है, यानी कि इसकी सेंस तो बना रहा है। ठीक है, यानी कि बजाय, लेकिन ये इन स्पाइट ऑफ हमेशा लाइन के स्टार्टिंग में आता है, फुल स्टॉप के बाद आता है, कभी भी कोमा के बाद नहीं आता। अगर कोमा के बाद अगर कॉन्ट्राडिक्शन वाली इंफॉर्मेशन देती हो ना, तो हमेशा आएगा इंस्टीड ऑफ या रेदर देन। इन स्पाइट ऑफ कभी भी नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ हमेशा शुरू में आएगा। किस तरीके से, अगर यहाँ पे होता ना, इन स्पाइट ऑफ डूइंग कॉर्पोरेट सेमिनार फॉर वर्किंग पेरेंट्स, शी वाज एडवाइजिंग कपल्स प्राइवेटली ऑन चेंजिंग देयर चाइल्ड बिहेवियर। यानी कि अगर इन स्पाइट ऑफ फुल स्टॉप के बाद होता ना, इन स्पाइट ऑफ फुल स्टॉप के बाद होता तो सेंस बनाता। यानी कि यहाँ पे तो ये भी नहीं सेंस बना रहा, बचा क्या, एज वेल एज। ठीक है, her clients find they are unprepared for chaos and unpredictability that having child can entail. इंटेल क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती और हो जाए। केओस क्या होता है, गड़बड़। अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्या होती है, अनिश्चितता। ठीक है, एक तो होती है निश्चितता भी, जो निश्चित है, होना ही है। और अनिश्चितता मतलब भी जो चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो वही कह रहा है भी, जो उसके क्लाइंट्स थे ना, वो प्रिपेयर नहीं थे, यानी कि अनप्रिपेयर्ड थे, जो भी गड़बड़ बच्चे होने के बाद हो सकती है उस चीज से। यानी कि उनको कुछ नहीं पता था भी बच्चा होने के बाद क्या गड़बड़ होगी क्या नहीं होगी, तो वो सारी चीजें। पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्डर, जो माँ बाप है बूढ़े हो रहे हैं। दे हैव बीन इन कंट्रोल देयर डैश लाइव्स एंड बीन सक्सेसफुल। उनका नियंत्रण रहा है उनकी डैश जिंदगी पर, और वो सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, तो उनका नियंत्रण उनकी कैसी जिंदगी पर रहा है वो बताना है। होल लाइफ मतलब भी सारी जिंदगी पर, यानी कि होल का मतलब क्या होता है, ऐसी जिंदगी भी जिसमें उन्होंने सब कुछ जी लिया और भी पीछे कुछ भी बचा नहीं है रिग्रेट करने के लिए। यानी कि इसकी तो सेंस बना ही रहा है। ठीक है, होल लाइफ यानी कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जी ली और सक्सेसफुल है, अब कुछ भी पीछे बचा नहीं है, तो इसकी तो सेंस बना ही रहा है। ओल क्या होता है, कई सारी चीजें, तीन चार पांच छह चीजें, लेकिन वो तो एक ही जिंदगी की बात कर रहे हैं, तो ओल की सेंस दे ही नहीं रहा। फुल क्या होता है, कोई चीज फुल, जैसे कोई चीज खाली है या कोई चीज फुल है, यानी कि ये तो भरने से रिलेटेड है, तो इसकी भी सेंस नहीं दे रहा। एवरी क्या होता है, हर एक, यानी कि वो हर एक की जिंदगी सक्सेसफुल या हर एक की जिंदगी कंट्रोल की बात कर रहा है, तो हर एक की क्या, वो तो खुद की पेरेंट्स की ही बात कर रहा है, हर एक की तो बात ही नहीं कर रहा। तो बचा क्या, सिर्फ होल, यानी कि वो होल जिंदगी, यानी कि उनकी सारी, उनकी खुद की सारी जिंदगी उनके नियंत्रण में रही है, उन्होंने सब कुछ जी लिया, कुछ भी पीछे बचा नहीं है, और वो सक्सेसफुल रहे हैं। सडनली a baby turns up and life turns on its head। ये क्या कह रहा है भी, जो बेबी है बड़ा हो जाता है और उसकी जो जिंदगी है उसके खुद के कंधों पे आ जाती है। निकनेम्ड द थ्री डे नैनी। निकनेम्ड, अब देखो, निकनेम्ड द थ्री डे नैनी, यानी कि उसने निकनेम रखा, पास्ट की बात कर रहा है, ईडी लगी हुई है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। यानी कि उसने निकनेम रखा किसका, जो उसका वो सेमिनार कर रही थी उसका, थ्री डे नैनी। थ्री डे नैनी निकनेम रखा। अब क्यों रखा, ऑब्वियस सी बात है, वही बात करेगा आगे। डैश हर प्लेज टू फिक्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 12 विद इन 3 days। उसकी प्लेज के कारण, ठीक है, उसकी प्लेज के कारण, और उसकी प्लेज क्या थी भी, वो बिहेवियर, जो 12 साल के कम के बच्चे हैं ना, उनका जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है वो 3 दिन में ठीक कर देगी। ठीक है, यानी कि उसने जो अपना सेमिनार था उसका नाम रखा थ्री डे नैनी, उसकी प्लेज के कारण। यही सेंस बनती है ना उसको, और उसकी प्लेज क्या थी ये आगे बता रखी है। तो अब के कारण, अब के कारण वाला सेंटेंस ढूंढो या वर्ड ढूंढो, कौन सा है यहाँ पे, रिलेटेड विद। रिलेटेड विद क्या होता है, साथ संबंधित, किसी के साथ संबंधित होना। टुगेदर क्या है, साथ साथ, किसी के साथ साथ, यानी कि ये दोनों तो दे ही नहीं रहे सेंस। बिकॉज ऑफ क्या होता है, के कारण, यानी कि ये सेंस दे रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या होता है, के अनुसार, यानी कि ये भी नहीं दे रहा, तो बचा क्या, खाली बिकॉज ऑफ, यानी कि खाली बिकॉज ऑफ ही यहाँ पे है भी, जो रियल सेंस दे रहा है, सही सेंस दे रहा है भी। उसने अपनी सेमिनार का नाम थ्री डे नैनी रखा उसकी प्लेज के कारण, बिकॉज ऑफ हर प्लेज। इसके अलावा बिकॉज ऑफ की सेंस और कौन से वर्ड देते हैं, ड्यू टू, एज ए रिजल्ट ऑफ, यानी कि ड्यू टू भी देते हैं और बिकॉज ऑफ और एज ए रिजल्ट ऑफ, ये तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड है। भी उसकी प्लेज के कारण उसने थ्री डे नैनी नाम रखा, और उसकी प्लेज क्या थी भी, वो 12 साल से कम के बच्चों की जो बिहेवियरल प्रॉब्लम है ना, वो 3 दिन में ठीक कर देगी। शी इज फिल्मिंग अ न्यू चैनल फॉर टेलीविजन सीरीज डेमोन्स्ट्रेटिंग हर टेक्निक्स। डेमोन्स्ट्रेटिंग मतलब शो करना। भी वो अपनी शो को, भी वो अपनी टेक्निक्स को शो कर रही है, कहाँ पे, एक टेलीविजन सीरीज में। ठीक है, और उसको वो फिल्म भी कर रही है, यानी कि बना रही है। द डैश ऑफ पेरेंटिंग कंसल्टेंट्स।
जो पेरेंटिंग कंसल्टेंट्स का डैश है ना, डिस्टिंक्ट फ्रॉम आउट ऑफ ए नैनी हैज डेवलप्ड, शी सेज। उसने कहा है अभी जो पेरेंटिंग कंसल्टेंट का डैश है ना वो डेवलप हुआ है। अब ये वाली देखो, ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, जब भी ये दो डैश के बीच में इंफॉर्मेशन होती है ना, ये फालतू की इंफॉर्मेशन होती है, कंफ्यूज करने के लिए होती है, तो इसको स्किप करो। सीधा आप पढ़ते हैं, द डैश ऑफ पेरेंटिंग कंसल्टेंट्स हैव डेवलप्ड। भी जो पेरेंटिंग कंसल्टेंट्स का डैश है ना वो डेवलप हुआ है। क्या डेवलप हुआ है? परसेंटेज, परफॉर्मेंस, रोल या बिलीफ। बिलीफ क्या होता है? विश्वास। रोल क्या होता है उनका? हमारी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंस आ जाना। परफॉर्मेंस क्या होती है? किसी की कोई परफॉर्मेंस, ठीक है, काम करने का तरीका। परसेंटेज किसी की कोई परसेंटेज दर वगैरह, ठीक है। तो पेरेंटिंग कंसल्टेंट्स का क्या डैश हुआ है, ठीक है, तो वो बताना है आगे। इसने बता भी रखा है, शी सेज एज पीपल आर यूज टू बाइंग एक्सपर्टीज सच एज पर्सनल ट्रेनिंग, इन हर केस पेरेंटिंग एडवाइस। भी क्या कह रहा है? भी जो आजकल लोग क्या ले रहे हैं उनसे, एक्सपर्टीज ले रहे हैं, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, पेरेंटिंग एडवाइस ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हमारी जिंदगी में क्या बड़ा है? ठीक है, रोल ही तो बड़ा होगा ना, यानी कि जो पेरेंटिंग कंसल्टेंट्स है इसका हमारी जिंदगी में रोल बढ़ चुका है। और बिलीफ की तो उसने यहाँ पे कुछ बात ही नहीं कर रखी, और ना ही उसने यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस की बात कर रही भी, किस चीज़ की परफॉर्मेंस बढ़ रही है, कम हो रही है, सारे पैसेज में। और परसेंटेज यहाँ पे कुछ दे ही नहीं रखी, क्या कोई परसेंटेज है या नहीं है। या तो उसने पहले बताया होता ना भी क्या परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, या इवन यहाँ पे भी बताया होता है ये परसेंटेज है। यानी कि ये तीनों तो फुल इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, हाफ हाफ दे रहे हैं, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? रोल। और यहाँ पे उसने बता भी रखा है भी किस तरीके से उसका रोल बढ़ रहा है हमारी लाइफ में। भी लोग क्या ले रहे हैं आजकल? एक्सपर्टीज बाई कर रहे हैं, पर्सनल ट्रेनर्स हायर कर रहे हैं, ठीक है, और पर्सनल एडवाइसेस भी ले रहे हैं। तो हमारी जिंदगी में इसका, पेरेंटिंग कंसल्टेंट का रोल बढ़ चुका है, ठीक है, ये है। तो नेक्स्ट करते हैं। भूटान इज द लास्ट स्टैंडिंग बुद्धिस्ट किंगडम इन द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं? भूटान दुनिया का अकेला ऐसा देश है अभी भी जहाँ पे बुद्धिस्ट किंगडम बचा हुआ है। until recently, अभी तक, until recently मतलब अभी तक, has preserved much dash their culture since the 17th century by avoiding globalization and staying isolated from the world। क्या कह रहा है? अभी तक उसने जो अपने कल्चर का ज्यादातर हिस्सा, मच मतलब ज्यादातर हिस्सा बचा के रखा हुआ है, प्रिजर्व करके रखा हुआ है। कब से? 17th सेंचुरी से, यानी कि 17वीं शताब्दी से लेके अभी तक। कैसे बचा के रखा हुआ है? ग्लोबलाइजेशन को अवॉइड करके। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है, और स्टेइंग आइसोलेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और दुनिया से अलग थलग रह के। अब देखो, मच डैश देयर कल्चर, मच ऑफ देयर कल्चर, मच अबाउट देयर कल्चर, टू देयर कल्चर एंड फॉर देयर कल्चर। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का। अबाउट मतलब के बारे में, टू मतलब से, फॉर मतलब के लिए। भी कल्चर का ज्यादातर हिस्सा बचा के रखा है, कल्चर के बारे में ज्यादातर हिस्सा बचा के रखा है, कल्चर के बारे में कुछ बचा के रखा हुआ है, कल्चर से कुछ बचा के रखा हुआ है, भी कल्चर से ज्यादातर हिस्सा बचा के रखा हुआ है, कल्चर के लिए ज्यादातर हिस्सा बचा के रखा हुआ है। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा सेंस किसकी बन रही है? फर्स्ट दो की। इन दो के तो वैसे नहीं बन रहे। कल्चर के लिए कैसे कुछ बचा के रखेंगे? बचा के तो लोगों के लिए रखेंगे ना, कल्चर के लिए थोड़ा ना बचा के रखेंगे। और ऐसे ही कल्चर से कुछ बचा के रखेंगे, क्या कल्चर से बचा के रखेंगे? तो या तो कल्चर का ज्यादातर हिस्सा बचा के रखा हुआ है, या कल्चर के बारे में कुछ बचा के रखा हुआ है। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या आएगा? आएगा मच ऑफ। क्यों? क्योंकि जब भी आपका मच ऑफ आता है ना, उसके बाद हमेशा एक डिटरमाइनर होता है। डिटरमाइनर कैसे? देयर। देखो, एक तो होते हैं प्रोनाउन, एक होते हैं डिटरमाइनर। प्रोनाउन कैसे? ही, शी, दे। ये क्या है? प्रोनाउन है। अब जब प्रोनाउन से डिटरमाइनर बनते हैं ना, तो क्या होते हैं? ही से बन जाएगा हिम, शी से बन जाएगा हर, दे से बन जाएगा देयर, और यहाँ पे क्या है? देयर। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? मच ऑफ आएगा, ठीक है, यानी कि मच ऑफ फॉर देयर कल्चर, ठीक है। तो ये था सिंपल सा आंसर ढूंढने का तरीका। इंटरनेट, टेलीविजन एंड वेस्टर्न ड्रेसेस वर डैश फ्रॉम द कंट्री अप अंटिल 10 years ago। पिछले 10 साल तक इंटरनेट, टेलीविजन और वेस्टर्न ड्रेसेस कंट्री में डैश थी। क्या थी डैश? समन्ड थी, ऑब्जर्व थी, डिस्प्लेड थी, या बैन थी? तो ऑब्वियस सी बात है, बैन ही आएगा। क्यों? क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन को अवॉइड करके रखा हुआ था, दूसरे दुनिया से वो घुल मिल नहीं रहा था, तो जो बाहर की चीजें होगी, इंटरनेट हो गया, ड्रेसेस वगैरह होगी जो दूसरे देश की होगी, वो बैन ही तो होंगी देश में, है ना। यानी कि वो बैन थी कंट्री में। अब इनके मीनिंग देख लेते हैं एक बार। समन क्या होता है? बुलावा, ठीक है, बुलावा, बुलावा या बुलाया जाना किसी को। जैसे क्या होता है? कोर्ट होती है, ठीक है, कोर्ट इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। जैसे कोर्ट में कोई बंदा पेश नहीं होता, उसको पेश होना था, तो वो पेश नहीं होता, तो कोर्ट क्या करती है? उसको समन करती है, यानी उसको बुलाती है, बुलावा भेजती है उसके लिए, है ना।
ऑब्जर्व क्या होती है? ध्यान से देखना किसी चीज को, नॉर्मली देखना नहीं, ध्यान से देखना किसी चीज को। डिस्प्लेड क्या होती है? शो करना। जैसे हमारा मोबाइल होता है, टेलीविजन होता है, कंप्यूटर होता है, वो हमें शो करता है ना कुछ, उसकी स्क्रीन हमें शो करती है कुछ, यानी कि वो डिस्प्ले करती है। ठीक है, डिस्प्लेड मतलब शो करना। बैंड मतलब रोक लगाना, और यहाँ पे आंसर भी क्या आएगा? बैन आएगा। ठीक है। बट ओवर द पास्ट 10 years ग्लोबलाइजेशन हैज बिगन टू चेंज इन द भूटान, लेकिन पिछले 10 सालों के दौरान ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया देश में, यानी कि शुरू हो गई है इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बट थिंग्स रिमेन परफेक्टली बैलेंस, लेकिन चीजें परफेक्टली बैलेंस है अभी भी। भूटान इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज ए जीएनएच। अब क्या कह रहे हैं? भूटान अकेली ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जिसके पास जीएनएच है। जीएनएच क्या होती है? यहाँ पे देखो फुल फॉर्म दे रखी है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। जैसे पूरी दुनिया में जीडीपी होती है ना, हमारे देश में भी जीडीपी जीडीपी है। भूटान अकेली ऐसी देश है जहाँ पे जीडीपी नहीं होती, वहाँ पे जीएनएच का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जीडीपी की जगह वहाँ पे जीएनएच का कॉन्सेप्ट होता है। यू मे थिंक, आप शायद ये सोच लो भी जो जीएनएच है ना, इज अनदर डैश बेस्ड टर्म विद नो रियल लाइफ एप्लीकेशन। भी आप शायद ये सोचो जो जीएनएच है ना वो डैश बेस्ड टर्म है, जिसकी कोई भी रियल लाइफ एप्लीकेशन नहीं है। तो कैसी टर्म हो सकती है? स्टैटिस्टिकली, बेयरली, ओवरवेलमिंगली या रफली। स्टैटिस्टिकली क्या होती है? आंकड़ों पे बेस्ड टर्म। आप शायद ये सोचो जो ये जो जीएनएच है ना, ये जो जीडीपी है, ये आंकड़ों पे बेस्ड टर्म है। और वाकई में जो जीडीपी होती है उसमें होते क्या? नंबर ही तो होते हैं। एक साल में कितनी चीजें एक देश में बनी है, हर एक चीज की कैलकुलेशन होती है ना, तो स्टैटिस्टिकली तो सेंस दे ही रहा है। बेयरली क्या होता है? कभी कभार। आप शायद ये सोचो जो जीएनएच है ना, वो कभी कभार बेस्ड टर्म है, तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा। ओवरवेलमिंगली क्या होता है? कोई स्ट्रोंगली चीज, जैसे मैं कहूँ भी मेरे को ये चीज मैं स्ट्रोंगली इस चीज को चाहता हूँ, तो आप शायद ये सोचो भी जो जीएनएच है वो स्ट्रोंगली बेस्ड टर्म है। अरे वो कोई मटेरियल थोड़ी ना जो स्ट्रोंग होगा, ठीक है, तो ये तो सेंस ही नहीं दे रहा। रफली, रफली क्या होता है? लगभग। ठीक है, लगभग, मोटा मोटा। आप शायद ये सोचो जो जीएनएच है वो लगभग बेस्ड टर्म है, यानी कि ये लास्ट तीन तो बिल्कुल ही सेंस नहीं दे रहे, सेंसलेस है ये तो। बचा क्या? सिर्फ स्टैटिस्टिकली। तो इसकी ज्यादा सेंस है, परफेक्ट सेंस है। ठीक है। बट इट रेफर्स टू जीएनएच, बट इट रेफर्स टू ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, लेकिन इसका मतलब क्या है? ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, जैसा मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो लास्ट ब्लैंक यहाँ पे है, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। इन 2007 भूटान हैज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी इन द वर्ल्ड। 2007 में भूटान की जो जीडीपी थी वो वर्ल्ड की सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी थी। एट द सेम टाइम, और साथ साथ में, एज डैश देयर एनवायरमेंट एंड कल्चरल आइडेंटिटी, और साथ साथ में वो अपनी एनवायरमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी को डैश कर रहा था। क्या कर रहा था वो देखते हैं। डिमीन कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था, मेंटेन कर रहा था, मोरिंग कर रहा था। डिमीनिंग क्या होता है? नीचा दिखाना। इंट्रोड्यूसिंग क्या होता है? घुसपैठ करना। मेंटेन क्या होता है? बनाए रखना किसी चीज को, ठीक है, उसकी अच्छी कंडीशन में बनाए रखना। मोरिंग क्या होता है? दुखदाई कोई चीज। ठीक है। अब एक चीज देखो, जो भूटान की जो जीडीपी थी ना, दूसरे नंबर की जीडीपी थी, यानी कि, और ऑब्वियस सी बात है जब दूसरे नंबर की जीडीपी थी तो यानी कि वो कुछ अच्छा ही तो कर रहा होगा। यानी कि वो अपने एनवायरनमेंट और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहा होगा, तभी तो सेकंड नंबर की जीडीपी बनी ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि हमें यहाँ पे ब्लैंक जो चाहिए उसका पॉजिटिव मीनिंग आना चाहिए, ना कि नेगेटिव। लेकिन डिमीनिंग का मीनिंग क्या है? नीचा दिखाना, है तो नेगेटिव दे रहा है। इंट्रूडिंग मतलब घुसपैठ करना, ये भी नेगेटिव दे रहा है। मेंटेन मतलब बना के रखना, ये पॉजिटिव दे रहा है। मोरिंग मतलब दुखदाई, ये भी नेगेटिव दे रहा है। तो बच्चा क्या? सिर्फ मेंटेनिंग, यानी कि मेंटेनिंग आएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखो क्या कह रहा है। डांस हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैनी म्यूजिकल्स। ठीक है, म्यूजिकल्स क्या होता है? कार्यक्रम। भी डांस ने कई कार्यक्रमों में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन सम डैश, कुछ डैश में, डांस नंबर्स आर इंक्लूडेड एज एन एक्सक्यूज टू ऐड टू कलर एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ द शो। क्या कह रहा है? भी कुछ डैश में तो डांस को जैसे एक बहाने के रूप में ऐड किया जाता है ताकि ये शो में कुछ रंग से जमा दे। ठीक है, क्या सम डैश में? इन सम डैश, इन सम डायमेंशंस, केसेस, ब्रीफ एंड एक्सटेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, सुन के आप मीनिंग समझ ही गए होगे। इन सम डैश क्या आना चाहिए इसमें आंसर। अब मीनिंग देख लो एक बार। डायमेंशंस क्या होते हैं? कोई आकार विकार, किसी की शेप वगैरह। केसेस क्या होते हैं? स्थितियां। ब्रीफ क्या होते हैं? कोई चीज कंक्लूजन वे में बताना, ठीक है, संक्षेप में बताना। एक्सटेंट क्या होती है? हद। ठीक है, अब एक चीज देखो, कुछ आकार में इसकी तो सेंस ही नहीं बनती, कुछ स्थितियों में इसकी सेंस बनती है, कुछ संक्षेप में इसकी भी सेंस नहीं बनती। इन कंक्लूजन होता है लेकिन इन सम ब्रीफ नहीं होता। ठीक है, या टू कंक्लूड होता है।
अब देखो इन सम एक्सटेंट नहीं होता, टू सम एक्सटेंट होता है, यानी कि कुछ हद तक, यानी कि इन सम एक्सटेंट भी नहीं आएगा, तो बचा क्या सिर्फ इन सम केसेस, यानी कि कुछ स्थितियों में। ठीक है, कुछ स्थितियों में डांस को जस्ट एक बहाने के रूप में ऐड किया जाता है ताकि वो शो में कुछ रंग रंग से जमा दे, रंगमंच सा जमा दे। बट डांस इज मोर इफेक्टिव, लेकिन डांस ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, यानी कि कभी-कभी तो कहते हैं जस्ट एक बहाने के रूप में ऐड किया जाता है ताकि थोड़ा-सा रंग जमा दे, यानी कि काम चलाऊ सी चीज़ कर दे। लेकिन डांस ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है व्हेन, कब बन जाता है? व्हेन इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डैश, जब ये डैश का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। तो किसका ये इंटीग्रल पार्ट बन जाता है या इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, तो वो बताना है। प्रोवेस का, प्लॉट का, फिनोमिनन का या राउंड अबाउट का। प्रोवेस क्या होती है? वीरता, दलेरी, साहस। प्लॉट क्या होता है? प्लेटफॉर्म, कोई शो। जैसे यहाँ पे देखो शो है ना, शो का ही सिनोनियम है प्लॉट। प्लॉट, प्लेटफॉर्म, शो। फिनोमिनन क्या होता है? घटना। राउंड अबाउट क्या होता है? कोई गोल गोल सी चीज, गोल मटोल सी चीज। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जब डांस शो में रंग जमाने की बात कर रहा है, ठीक है, तो वैसी बात है इंपॉर्टेंट पार्ट भी तो शो का ही बनेगा ना ये। ठीक है, इफेक्टिव भी वहां पे होगा और इंपॉर्टेंट पार्ट भी शो का ही बनेगा। ठीक है, तो ऑब्वियस था ये आंसर तो। एन अर्ली एग्जाम्पल इज रिचर्ड रोजर ऑन योर टोज। अब इसका अर्ली एग्जाम्पल क्या है? रिचर्ड रोजर ऑन योर टोज 1936, ये कोई स्टोरी होगी जो 1936 में आई होगी। ठीक है, इन विच द स्टोरी अबाउट, यहाँ पे बता भी दिया, ये एक स्टोरी है जो किसके बारे में? क्लासिकल पैलेट मीटिंग के बारे में है, मीटिंग द वर्ल्ड ऑफ जैज। ठीक है, जो किसके बारे में है? जैज वर्ल्ड के बारे में। जैज क्या है? एक सॉन्ग की कैटेगरी है, जैसे हिप हॉप कैटेगरी होती है ना सॉन्ग की, ऐसे जैज भी एक कैटेगरी होती है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ जैज इनेबल्ड डांस, इसने डांस को इस योग्य बना दिया टू बी इंट्रोड्यूस इन अ वे, ताकि इसको इंट्रोड्यूस किया जा सके इस वे में। ठीक है, इस वे में डैट डैश, जो डैश करे, क्या करे? जो डैश, रेदर देन इंटरप्ट द ड्रामा, भी बजाय ये ड्रामा को ना इंटरप्ट करने के ना डैश करे, तो क्या करे वो बताना है। अब एक चीज देखो, इंटरप्ट का मतलब क्या होता है? बाधा डालना, बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया? रादर आ गया। कभी भी रैदर आ जाए या बट आ जाए तो हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन एक साइड होती है ना उससे ऑपोजिट होगी दूसरी साइड, या कह लो जो बाद में होगी वो होगी पहले इससे ऑपोजिट। अब यहाँ वाली तो दे नहीं रखी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इंटरप्ट मतलब बाधा डालना, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, तो वो देखते हैं। एनकम्बर्स, एनकम्बर्स क्या होती है? बाधा डालना, इसी का ही सिनोनियम होता है, लेकिन हमें तो इससे उल्ट चाहिए है ना, तो ये तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं एनहांसिस। एनहांसिस क्या होता है? बढ़ाना किसी चीज को, लेवल अप करना। ठीक है, तो ये तो सेंस दे रहे हैं कि पॉजिटिव है और बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। लेवल मतलब कोई स्तर, अब वो लेवल बढ़ा हुआ है, कम है, अच्छा है, बुरा है, वो तो बता नहीं रखा इसने, यानी कि ये तो एक न्यूट्रल सी साउंड दे रहा है, कोई अच्छा बुरे की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये तो नहीं आने वाला। क्रम्पल्स का मीनिंग क्या होता है? झुर्रियाँ, दरारें। ठीक है, और ये क्या दे रहा है? नेगेटिव सेंस दे रहा है, यानी कि इन चारों में से ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, और ये कोई सेंस ही नहीं दे रहा। ठीक है, ये तो अटका हुआ है, एक लेवल पे अटका हुआ है, और ये क्या दे रहा है? पॉजिटिव सेंस, और हमें चाहिए भी पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये है हमारे आंसर्स। अब यहाँ पे देखो एक ना लड़के ने कमेंट लिखा हुआ है, राम राम भाई सारे ने। तो आज मेरा पीटी में 52वां दिन है और आज हमने आते ही किए 30 रीड अलाउड, फिर हमने मारे 50 रिपीट, फिर की 5 इमेज और 2 रिटेल, फिर हम चले गए रीडिंग करने, फिर हमने किए 10 रीडिंग एंड राइटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर हमने किए 5 रीऑर्डर, और फिर किए 8 ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर हम चले गए लंच करने और आज हमने खाई मम्मी पापा की गालियाँ मम्मी पापा की गालियाँ के साथ कि अभी तक तेरी पीटी नहीं हुई। फिर हम वापस आ गए और हमने स्टार्ट कर दी लिसनिंग, 2 किए समराइज स्पोकन टेक्स्ट और 5 की लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, फिर किए 5 हाईलाइटिंग करेक्ट और 15 डिक्टेशन, और लास्ट में एक ऐसे लिख के हमने किया अपनी प्रैक्टिस पूरी, और हमारी प्रैक्टिस के बाद की कंडीशन। ठीक है भाई, द्वितीय। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि डेली वीडियोस आया करेंगी रीडिंग के ऊपर।